आज हम लोग बात करने वाले हैं तुम लोग के फेवरेट टॉपिक पे। बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे एक ही सवाल पूछा है कि भाई तू नेपाल गया था, नेपाल में तेरे कितने खर्चे आए, टोटल कितना पैकेज आया, कितना रुपए में तूने कितने दिन तक घूमा और क्या क्या एक्टिविटी किया, बस का किराया कैसे है, रास्ते कैसे हैं, लोकेशन कैसा है। सारी चीज़ों का मैं आज जवाब देने वाला हूँ। आज मैं पूरा एक तरह से ट्रिप प्लान करने वाला हूँ तुम लोगों के लिए कि नेपाल में कितना खर्चा आएगा अगर तुम लोग इंडिया के किसी भी कोने से जाओगे। मतलब इंडिया में तुम कहीं पे भी रहते हो और तुम लोग को नेपाल घूमना है, नेपाल के 2 सिटी में घूमना है, कितने दिन का प्लान करना है, उस प्लान के हिसाब से आज हम लोग पूरा खर्चा कैलकुलेट करने वाले हैं। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि मुझे पूरा कंट्री, पूरा सिटी अलग अलग, नेपाल के पोखरा में, काठमांडू में मैं रहा हूँ, तो मुझे वो सिटी कैसा लगा, वहाँ के रास्ते कैसे हैं, वहाँ पे लोग कैसे हैं, वहाँ का खाना कैसा है, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। बट इन द एंड, बट इससे पहले अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को प्लान बनाने से, कि हम लोग प्लान करेंगे कि अगर तुम लोग में से कोई भी नेपाल जाता है तो उसको कितना खर्चा आएगा, कितना बजट लेके चलना चाहिए, कैसे उसकी पैसे की कन्वर्जन होती है, करेंसी का झोल क्या है, पूरा कंप्लीट हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नेपाल के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को लेकर के। वहाँ रेलवे नहीं चलती, वहाँ नेपाल का कोई रेलवे कनेक्शन नहीं है, पहाड़ी इलाका है इस वजह से, तो वहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ बस चलती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि वहाँ पे बस जो चलती है सोफे वाली चलती है, लेकिन स्लीपर बस नहीं चलती है। आई डोंट नो इसका रीज़न क्या है। मुझे मतलब मैं जितने भी दिन रहा हूँ, 20 मतलब 15-20 दिन रहा हूँगा मैं पूरी कंट्री में, लेकिन मुझे कहीं पे भी स्लीपर बस का कोई ऑप्शन ही नहीं मिला। स्लीपर बस वहाँ चलती ही नहीं है, आपको सिटिंग ट्रैवल करना पड़ेगा और ट्रैवल का टाइम बहुत ज़्यादा लगता है आपको। अगर 200 किलोमीटर भी ट्रैवल करना है ना, 12 से 18 घंटे आप लेके चलो, क्योंकि वहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पहाड़ी इलाका है, प्लस रास्ता का रोड भी बहुत सारा इलाकों में बना हुआ ही नहीं है। और रास्ता खराब होने की वजह से तुम लोगों को ट्रैवल करने में इतना टाइम लगेगा, गाड़ी 20 की स्पीड से चल रही होती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नेपाल की कि भाई वहाँ का रास्ता खराब है, और अगर तुम लोग नेपाल ट्रैवल कर रहे हो तुम्हें बस में ट्रैवल करना पड़ेगा, और अगर तुम लोग रात में ट्रैवल कर रहे हो तो पूरा रास्ता तुम्हारा खराब जाएगा, तुम सो नहीं पाओगे। तो मेरी तरह गलती मत करना, तुम लोग कभी भी दिन में ट्रैवल करना। पहला सीख मैं दे चुका हूँ। अभी हम लोग करते हैं बजट प्लान। बजट प्लान को लेकर के ये है कि तुम लोग अगर नेपाल में कहीं पे भी, मतलब काठमांडू या पोखरा, 2 सिटी है, काउंट कर सकते हो, 2 ही 3 सिटी है, लुम्बिनी, पोखरा और काठमांडू। लुम्बिनी बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा, पोखरा मोस्ट ऑफ द फेमस फॉर ट्रेकिंग, अगर तुम लोग ट्रेकिंग के लिए जाना चाहते हो, या फिर बहुत सारे लोग जो ट्रेकिंग के लिए आते हैं वो पोखरा आते हैं। एंड देन काठमांडू, जो कि राजधानी है नेपाल की। बहुत सारे लोग काठमांडू में लैंड करते हैं, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो काठमांडू से लिंक करते हैं, और वहां से फिर वो लोग ट्रैवल करके आते हैं पोखरा, और पोखरा में चिल करते हैं, स्टे करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ट्रैकिंग वहीं से होती है, ज़्यादातर एक्टिविटीज़ भी वहीं पे है। जैसे मैंने बोटिंग किया था, मैंने बंजी जंपिंग किया था, तो पोखरा में ही किया था। काठमांडू में ऐसा कुछ भी नहीं है। काठमांडू नियर टू माउंट एवरेस्ट है, तो जो भी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पे जाना जाता है वो काठमांडू जाता है, और वहां से फिर बेस कैंप पे जाता है। मोस्ट ऑफ द जो छोटे ट्रैक्स हैं, छोटे ट्रैक नहीं बोलेंगे वैसे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रैक ही होता है वहाँ पे, तो वो सारे लोग पोखरा जाते हैं। और अगर तुम लोगों को भी जाना है तो मैं रिकमेंड करूंगा, पोखरा इज मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत मस्त लगेगा तुम्हें। वहाँ पे लोग भी बहुत ज़्यादा अलग तरह के हैं। मतलब मेरे लिए तो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था, तो मेरे को फील हुआ कि हाँ ये इंटरनेशनल ट्रिप है, बिल्कुल लोकल वाला वाइब नहीं आया। शुरुआत के 1-2 दिन तो मेरे को फील हुआ, क्योंकि मेरा पेमेंट सिस्टम कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था, मैं कैश पे चल रहा था। बाद में यूपीआई का सिस्टम मुझे समझ में आया कि इंटरनेशनल यूपीआई अगर ऑन कर ले हम, तो हमारा नॉर्मल फ़ोन पे चलना स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ पे सभी दुकानों में एक्सेप्टेड है आपका फ़ोन पे। कुछ दुकानों में नखड़े करते हैं कि भाई हम चार्जेस काटेंगे, क्योंकि उनका भी रेमिटेंस काटते हैं वो, करेंसी कन्वर्जन का, तो वो तुमसे कुछ पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, 2-4% एक्स्ट्रा लेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द शॉप पे बिना किसी क्वेश्चन आस्क के तुम्हें वो यूपीआई करने देंगे, फोन पे करने देंगे, कुछ भी खरीद सकते हो तुम लोग। लेकिन कैश तुम लोग जरूर रखना। मैं अपना रिकमेंडेशन बता रहा हूँ, मुझे कैश के लिए बहुत दिक्कत हुई, तो कैश अपना जरूर रखना। अगर तुम लोग बैंक से निकालोगे तो उसमें भी हाइयर चार्जेस है, लेकिन फिर भी एक बहुत तगड़ा टिप देता हूँ। अगर तुम लोग कैश लेके जाना भूल चुके हो, तुम्हारी बैंक, जैसे मैं फंसा था, बैंक तुम्हारा चल नहीं रहा है या फिर बहुत ज्यादा हाई चार्जेस ले रहा है, तो तुम लोग जितने भी वहां पे फूड वेंडर है ना, फूड वेंडर मतलब जो फ्रूट्स बेचते हैं रास्ते में, जूस वगैरह बेचते हैं, उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। वो लोग ज्यादातर बिहार से आकर के यहाँ पे फ्रूट्स बेच रहे हैं, तो उनको अपने घर पे पैसे भेजने पड़ते हैं। मैं सिर्फ इंडियन की बात कर रहा हूँ। अगर तुम इंडियन हो और तुम वहां ट्रैवल कर रहे हो, तो इंडियन से वो पैसे अपने घर में मतलब भिजवा देंगे फोन पे, तुम वहां से गूगल पे कर सकते हो, गूगल पे चलता है, तो वो तुम्हें नेपाली रुपीस दे देंगे। उनको भी जरूरत होती है, मतलब विन विन सिचुएशन हो जाता है। ये एक तगड़ा बेनिफिट है। दूसरा,
तुम लोग जा सकते हो उन शॉप पे जो कश्मीरी शॉप खोल रखे हैं, जो कपड़ों की दुकान, तुम कपड़ा समझ देख करके समझ जाओगे कि ये कश्मीरी शॉप है, बंदों को देख के भी समझ जाओगे कि ये कश्मीरी है। तो उनके पास भी जाओगे तो वो लोग भी तुम्हारा करेंसी इजीली कन्वर्ट कर देंगे। पैसे का प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो गया। लेकिन पैसा लेके जाएं कितना, कहानी तो यहाँ ये है कि पैसा कितना आप लेके जाओ कि आपको वहां पे हो जाए। तो इसका सिंपल सा मैं तुम्हें फॉर्मूला देता हूँ, ठीक है। अगर तुम लोग फ्लाइट से जा रहे हो, फ्लाइट का तुम लोग चार्जेस देख लो ऑनलाइन, फ्लाइट कितना है, ठीक है, अपने सिटी से, क्योंकि हर एक सिटी का अलग होगा। तो मैं इस तरह से बता नहीं सकता कि भाई 4,000 या 5,000 10,000। टाइम नाइट के टाइम में बुक करना, फ्लाइट सस्ता मिलेगा। तो काठमांडू आओगे आप डायरेक्ट फ्लाइट से, और काठमांडू में आप 1-2 दिन स्टे करो। फ्लाइट का जितना भी खर्चा है उसको मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ। वहां पर रहने का खर्चा बताता हूँ मैं अकेला सोलो ट्रैवल कर रहा था तो मैं हॉस्टल्स में रह रहा था। वहां पे हॉस्टल सस्ते हैं। आप बेस्ट हॉस्टल, मतलब सिटी के मेन प्लेस पे, जो कि मतलब मैं रह रहा था, थमेल नाम था उस जगह का। थमेल काठमांडू का सबसे मेन प्लेस है जहाँ पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट रहते हैं। तो वहां से आपके लिए सब कुछ एक्सेसिबल हो जाएगा बहुत इजीली। तो थमेल में रह रहा था मैं। तो थमेल में मोस्ट एक्सपेंसिव जो हॉस्टल है वो 500 रुपये पर नाइट के हिसाब से, इंडियन के 500 रुपये पर नाइट के हिसाब से। हाईएस्ट बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जहाँ पे स्टे कर रहा था, तुमने अगर वो वीडियो फोटो देखा होगा, तो 350 रुपये पर नाइट इंडियन के हिसाब से मैं स्टे कर रहा था। नेपाली में वो 500-600 रुपये के आसपास पड़ रहा था 1 नाइट का स्टे। तो तुम लोग अगर रूम बुक करोगे तो तुम लोग को ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। अगर तुम लोग 3-4 लोगों के ग्रुप में जा रहे हो तो ऑब्वियसली रूम करो, जो कि तुम्हारे को इंडियन का 1,000-2,000 रुपए के पर नाइट के हिसाब से पड़ेगा। लेकिन अगर मेरी तरह सोलो ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तो हॉस्टल बुक करना। हॉस्टल अलग अलग वेबसाइट पे, booking.com पे, हॉस्टल वर्ल्ड पे, इस पे किसी पे भी तुम बुक करोगे तो 500 से ऊपर तुम्हारा पर नाइट का बजट नहीं जाएगा। अब तुम इस तरह से सोच सकते हो कि अगर तुम 5 दिन स्टे कर रहे हो तो 2,500 रुपये हो गए तुम्हारे। स्टे का सिर्फ बोल रहा हूँ मैं, अभी फूड का भी कैलकुलेट करेंगे। जितना भी दिन तुम स्टे करने का वहां सोच रहे हो उतना दिन का तुम अपना खर्चा सोच लो। पर तुम्हें मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम काठमांडू जा रहे हो ना तो वहां तुम 2 से 3 दिन के अंदर में पूरा काठमांडू एक्सप्लोर कर लोगे। मतलब हर एक चीज इतना डिटेल में मत घुसना, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी तुम काठमांडू में एक्सप्लोर कर लोगे। तो 2-3 दिन तुम काठमांडू में रुकोगे, वहां से तुम बस लोगे। बस का जो खर्चा है काठमांडू टू पोखरा, वो मुश्किल से आपको 1,000-1,200 रुपए के आसपास पड़ेगा नेपाली, जो कि 700-800 रुपए है इंडियन का। और वो एसी बस होगा, सोफे वाला बस होगा। और बस का स्कैम मैं तुम्हें, अगर तुम नेपाल जा रहे हो तो मैं तुम्हें ये चीज बता दूं कि बस में बहुत ज्यादा स्कैम होता है। आप कोशिश करना कि आप ऑनलाइन टिकट लो, ठीक है। वहाँ की अलग वेबसाइट है, 12 करके कुछ है, वहां जाओगे तो पता चल जाएगा। उस वेबसाइट से आप जाकर के बुक करो। अदरवाइज अगर नहीं कर सकते हो तो जब आप बस स्टैंड पे जा रहे हो तो जितने भी लोग आपको मिल रहे हैं ना कि हम छोड़ेंगे हम छोड़ेंगे हम छोड़ेंगे, किसी का नहीं सुनना है आपको। आपको सीधा काउंटर पे जाना है, और काउंटर पे अगर आपसे डबल पैसे भी ले रहा है ना वो, मतलब वो लोग अगर 800-900 रुपये बोल रहे हैं और ये बंदा आपको बोल रहा है 1,600 रुपये, तो आप 1,600 देना। 800-900 रुपये लेकर के आप सस्ते में फंस जाओगे। वो आपको आधे रास्ते छोड़ देगा। वहां का ट्रांसपोर्टेशन बहुत बेकार है, फिर आपको फिर से वहां से बुक करने के लिए अलग से 1,000-2,000 रुपये लग जाएंगे। पूरा केओस हो जाएगा आपके लिए। तो ऐसा बिल्कुल मत करना तुम लोग। तो काउंटर से बस लेना टिकट, बस में बैठना, पोखरा जाना काठमांडू से। वो आपको मतलब 12-13-14 घंटे के अंदर में आपको पोखरा छोड़ दिया जाएगा। वहां से आप जा सकते हो, और वहां फिर तुम लोग आराम से 4-5 दिन में आराम से घूम सकते हो। अगर ट्रैक वगैरह कर रहे हो तो ट्रैक भी कर सकते हो। मैं वहां पे बंजी जंपिंग किया, मैंने बंजी जंपिंग अगर तुम लोग कर रहे हो तो उसके लिए अलग से एक्सपेंस जोड़ लेना तुम लोग। मैंने दिया था नेपाली 10,500, जो कि 6,500 रुपये के आसपास होता है। वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट बंजी जंपिंग है। अगर वो करोगे तो वो है। तो मैं समअप कर रहा हूँ कि कितना अपना खर्चा आ रहा है। आप अगर जाओगे फ्लाइट से तो आप फ्लाइट का खर्चा जोड़ लेना कितना आएगा आपका। पहला खर्चा ये है। अगर आप लोग बस से जाने की सोच रहे हो तो डायरेक्ट बस कोई सी भी नहीं जाती है। आपको दिल्ली टू वाराणसी, प्रयागराज या फिर अयोध्या से तुम लोगों को बस मिलेगी सनौली बॉर्डर की। यू हैव टू कम बॉर्डर। जितना भी बस इंटरनल इंडिया का चलता है वो बॉर्डर तक ही चलता है, उसके बाद आपको चेंज करना पड़ेगा। या फिर गोरखपुर से सबसे पास में, अगर तुम लोग किसी तरह से मैनेज कर सकते हो गोरखपुर आने का, तो गोरखपुर से आपको 2 घंटे लगेंगे बॉर्डर पे आने के लिए। तो कोई सा भी लोकल बस पकड़ोगे 2 घंटे में आप बॉर्डर पे आओगे। बॉर्डर पे आने के बाद चेक इन का सिस्टम मैंने दिखाया था वीडियो में अपने। चेक इन का सिस्टम बहुत इजी है इंडियंस के लिए। आप बस अपना आधार कार्ड दिखाओ, आपसे पूछेंगे एक सवाल, किस लिए जा रहे हो, ट्रैवल करने के लिए, जाने देंगे वो। आप जब पार करोगे, पार करने के बाद बहुत तगड़ा सिस्टम है, मतलब स्कैम ही है। आप काउंटर से भी स्कैम ही है। मुझे समझ में नहीं आता कैसे टिकट लेना है। ऑनलाइन इज द बेस्ट की। आप ऑनलाइन टिकट लेना और वहां से आप बस लेकर के या तो काठमांडू जाओ या फिर पोखरा जाओ। मैंने क्या किया था, मैं डायरेक्ट पोखरा गया था। क्यों? क्योंकि मैं पोखरा मेरे को ज्यादा क्लोज है बॉर्डर से, सनौली वाले। और मुझे ऐसा लगा था कि मैं पोखरा एक्सप्लोर करूंगा फिर काठमांडू एक्सप्लोर करूंगा, जो कि मेरा सही डिसीजन था।
क्योंकि मेरे को प्लान था कि मैं नॉर्थ इंडिया की तरफ से बॉर्डर से निकलूंगा, लेकिन मैं नॉर्थ इंडियन बॉर्डर से नहीं निकला, तो इट वाज बैड प्लान। अगर तुम लोग का सनौली बॉर्डर से वापस निकलने का प्लान है तो काठमांडू जाना, फिर पोखरा जाना और फिर सनौली से बाहर निकल जाना वापस। सनौली से बस तुम्हें दोबारा से मिलेगी, जो कि पोखरा के लिए मुझे 1200 रुपए और काठमांडू के लिए भी सेम ही रेट है, 1200 रुपए नेपाली रुपीस। ओके, इंडियन में वही 700-800 रुपए, मतलब कि आपका 100 रुपए इंडियन, नेपाली का 160 रुपए है। तो इस तरह से तुम लोग सारे में कैलकुलेट कर सकते हो कि मैं कितने रुपए की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग अब मतलब पोखरा पहुंचोगे, वहां पे उतना मतलब काठमांडू से तो महंगा है, दिल्ली जितना रेट है, मतलब दिल्ली के अगर तुम लोग हो तो दिल्ली जैसा एक्सपेंसिव है। बाकी एक्टिविटी वगैरह सस्ती है, जैसे मैंने बंजी जंपिंग किया, मुझे ज्यादा महंगा लगा नहीं बंजी जंपिंग, तुम लोग की अपनी राय हो सकती है। प्लस वहाँ पे बोटिंग वगैरह होता है, फेवा लेक करके वहाँ पे लेक है, उसके आसपास ही हॉस्टल लेना। हॉस्टल भी आपको 300-350 रुपये में मिल जाएगा, कोई महंगा हॉस्टल नहीं है। मैं बहुत अच्छे हॉस्टल में स्टे कर रहा था। मेरा ब्लॉग अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो मैंने ब्लॉग में डाल रखा है वो हॉस्टल, मतलब बहुत फन था वो हॉस्टल, मेरे को बहुत अच्छे दोस्त वगैरह बन गए। फूड वगैरह ट्राई कर सकते हो तुम लोग, बहुत बढ़िया वहाँ पे फूड वगैरह भी मिलता है आसपास में। मतलब जो लेक है उसके वॉकिंग डिस्टेंस पे, मतलब 100 मीटर दूर ही आपका हॉस्टल है, उस जगह पे आप स्टे करो और वहाँ पे रह करके आप फिर धीरे धीरे सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पे एक माउंटेन का इलाका भी है जो मसूरी की तरह दिखता है, उसका भी मैंने वीडियो बनाया था, तो वो आप स्कूटी लेकर के आप वहां जा सकते हो। तो 3-4 दिन आप वहां पे रुको, इस तरह से आप लोग पूरा प्लान कर सकते हो कि आपका अगर 500 रुपए पर नाइट होटल का खर्चा आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का सनौली बॉर्डर जाओगे आप, सनौली तक का इंडिया का तो आप खुद कैलकुलेट कर लो। सनौली पे पहुंचने के बाद 1000 रुपए आपको पोखरा आने का लगेगा, वहां से 1000 रुपए आपको काठमांडू, फिर वहां से 1000 रुपए आपको वापस वापस सनौली। तो इस तरह से आप लोग जोड़ लो, 1000 4000 रुपए ये खर्चे हो गए। स्टे का अगर आप 5 दिन का सोच रहे हो तो 2500-3000 रुपए ये खर्चे हो गए। फूड आपको डिपेंड करता है किस तरह से खर्चा कर रहे हो आप लोग। खाना पीना में आपको 100 रुपए का खाना भी पेट भर के मिल जाएगा। एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाओगे, बहुत तगड़े रेस्टोरेंट में जाओगे तो अलग ही चार्जेस है, वो अपने हिसाब से है। महंगे रेस्टोरेंट महंगा पता होता है तुम लोग को, ठीक है। और अगर तुम लोगों को जाना है लुम्बिनी, मतलब पोखरा आओ या फिर काठमांडू जाओ फिर लुम्बिनी जाओ, तो मेरा 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 कहना ये है कि अगर तुम लोग सनौली से सीधा लुम्बिनी जाओ, पहला एक दिन स्टे करो, वो एक दिन की जगह है। मैं गया नहीं, मैंने बस रिसर्च किया था इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सनौली से वो मुश्किल से 20-30 किलोमीटर दूर है लुम्बिनी, जहाँ पे गौतम बुद्धा का बर्थ हुआ था। उस जगह पे तुम लोग एक दिन स्टे कर सकते हो और वहां से फिर पोखरा के लिए जा सकते हो। तो वहां पे होटल्स महंगे हैं, 1000 रुपए के आसपास का स्टे है, क्योंकि वहां पे हॉस्टल नहीं है। लुम्बिनी की बात कर रहा हूँ, एक दिन स्टे करो और वहां से शॉट मारो सीधा पोखरा की तरफ। बाकी तुम लोग अगर ट्रैक वगैरह करने के लिए जा रहे हो तो ट्रैक वगैरह जरूर प्लान करना। मैंने तो प्लान नहीं किया। नेपाल के ट्रैक महंगे हैं, बहुत ज्यादा महंगे हैं इन कंपैरिजन टू इंडिया। इंडिया में आप सस्ते ट्रैक कर सकते हो, बट लोग कहते हैं ट्रैक वहाँ का अलग है, तो तुम लोग को अगर वो ट्राई करना है तो वो लोग कर सकते हो। उसका मैं एक्सपेंस बता नहीं रहा, क्योंकि उसका वेरी करता है, तुम कौन सा ट्रैक कर रहे हो उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि कितना खर्चा तुम कर सकते हो और कौन सा ट्रैक तुम करने वाले हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुम लोग नेपाल जा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इन सबसे सबसे जितना भी मैंने बातें बताई, अगर तुम लोग वहां पहुंच चुके हो तो सबसे इंपॉर्टेंट वहां की नाइट लाइफ एंजॉय करना। काठमांडू की नहीं, पोखरा की नाइट लाइफ एंजॉय करना। काठमांडू में मैंने नाइट लाइफ एंजॉय नहीं किया, क्योंकि काठमांडू में मेरे ख्याल से क्लब एंट्री में चार्जेस वगैरह ले रहे थे। बट अगर तुम लोग पोखरा जा रहे हो तो पोखरा में नाइट में बाहर निकलो। 16 करके कोई क्लब है और बहुत सारे क्लब है, मतलब 3-4-5-6-7 क्लब है, और क्या फन है भाई, मतलब मजा आ जाएगा तुम लोग को। अगर तुम लोग नेपाल गए और क्लब नहीं गए तो मतलब नेपाल नहीं गए। रात को तुम लोग निकलो और क्लब जाओ, एंजॉय करो, फुल एकदम नेक्स्ट लेवल फन है वो। मतलब मैं बता सकता हूँ, मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरी कंटेंट फैमिली फ्रेंडली है, तो मैंने व्लॉग नहीं किया वो वाला। बट इट इज वेरी वेरी फन, उतना भी ज्यादा वल्गर नहीं है कुछ भी, बट क्लब जाओ, बहुत मस्ती है, बहुत ज्यादा मजेदार चीज है। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ नेपाल ट्रिप। मेरा ज्यादा खर्चा नहीं हुआ, मैंने किया बंजी जंपिंग, मैंने ट्रैवल किया, मैं स्टे किया, मैंने फूड किया, ठीक है। तो ज्यादा खर्चा मेरा हुआ नहीं है। उसको अगर तुम लोग कैलकुलेट करोगे, सम अप करोगे, मैं ज्यादातर बस से ट्रैवल कर रहा था। मैं वाराणसी से गया था और मैं वापसी यहाँ से डायरेक्ट गोरखपुर से होकर के ट्रेन पकड़ के मैं यहाँ भी लखनऊ आया हूँ। तो ज्यादा खर्चा हुआ नहीं है। इट इज
मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बट अगर तुम लोग इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 हज़ार रुपये में नेपाल की ट्रिप मार सकते हो। ठीक है, अगर तुम लोग बहुत दूर के पार्ट से हो, जैसे दिल्ली वगैरह या फिर और दूर के पार्ट से हो, तो थोड़ा सा और जोड़ लेना। 15 हज़ार रुपये में तुम्हारा अकेले का ट्रिप बहुत बहुत मस्त हो जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा, एक्सपेंसिव वाला हो जाएगा। ठीक है, और अगर तुम बहुत बजट में करोगे तो उससे कम में भी हो सकता है। एक और मैं ट्रिक देना चाह रहा था तुम लोग को कि भाई अगर तुम लोग, कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहाँ पे खाना बना हुआ होता है, वहाँ पे तुम जाओ, उनको बोलो खाना सर्व करेंगे, वो खाना खा लेना। लेकिन कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे खाना बना हुआ नहीं होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट मैंने ऐसे देखे जहाँ पे जाके तुम पहले ऑर्डर दोगे, वो तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाएंगे। इसके नुकसान भी है, फायदे भी है। नुकसान ये है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ता है खाने के लिए, ये पता नहीं क्या है उनका कल्चर वगैरह है कि वो जब आप ऑर्डर दोगे तभी बनाएंगे। और दूसरा आपका नुकसान, फ़ायदा ये है कि आपको फ्रेश खाना बनाने को बन के मिलेगा, पर हमेशा टेस्टी नहीं होता। तो हमेशा ऐसे रेस्टोरेंट में जाना जहाँ पे भीड़ हो, ये तो कॉमन सी बात है, तो वो चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। और जहाँ बना हुआ हो तो तुम्हारा टाइम बचेगा, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। खैर, पोखरा पूरा पहाड़ी इलाका ही है, बट पोखरा थोड़ा समतल टाइप का लगता है। कपड़े वगैरह वहाँ खरीद सकते हो, मार्केट बहुत अच्छी है वहाँ पे, शॉपिंग वगैरह करने के लिए अच्छी है। और मतलब मार्केट एक्सपेंसिव है तो बहुत ज़्यादा तुम नेगोशिएशन करना, नेगोशिएशन बहुत ज़्यादा चलती है वहाँ पे, फुल ऑन नेगोशिएशन करना। नेगोशिएशन करके ही कोई चीज़ खरीदना, ऐसे जा करके सीधा सामान खरीद के मत आ जाना। सेम एज काठमांडू, काठमांडू भी बहुत ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। मैं ऐसे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं घूम के आया हूँ तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल है। मतलब मेरे को वाइब शिमला टाइप की आ रही थी। ठीक है, क्लीन है, खूबसूरत है, तो मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा इंडिया के कौन से पार्ट का इतना ज़्यादा डिफरेंट लैंडस्केप है कि मतलब पहाड़ भी देख रहे हो आप, ठीक है, झील भी देख रहे हो आप, प्लस खूबसूरती भी है, साफ सफाई भी है, लोग अलग हैं, डिफरेंट हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मज़ेदार तो ये लगता है कि करेंसी अलग है, तो उसका मजा अलग है। खैर, दिस वॉज द होल ट्रिप का सार। मैं इस वीडियो में तुम्हें यही बताना चाह रहा था कि अगर तुम लोग नेपाल प्लान कर रहे हो तो तुम्हें कितना खर्चा लेके चलना चाहिए। इस तरीके से तुम लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर कोई और टिप चाहिए तो तुम मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं ओपन हूँ जवाब देने के लिए तुम लोगों को किस तरह से। और अगर तुम लोग मतलब मुझे बता दोगे ना कि इतना अमाउंट मेरे पास है, मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ जाने का, तो आई सजेस्ट यू कि क्या क्या करना चाहिए तुम्हें और क्या क्या तुम कर सकते हो इतने पैसे में, कितना ज्यादा मजा आ सकता है तुम लोगों को, क्या क्या चीजें हो सकती हैं और कैसे तुम लोग को घूमना चाहिए। मैं कमेंट सेक्शन में तुम्हें ये चीज गाइड कर दूंगा, तुम लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बोलो। इसमें बताना भूल गया, मैं अभी वीडियो बना के बता रहा हूँ तुम लोग को कि नेपाल में थोड़ा सा, अगर तुम लोग फैमिली के साथ जा रहे हो तो अच्छे हॉस्टल में अच्छी जगह पे स्टे करना, क्योंकि वहाँ पे अल्कोहल का शॉप जो है वो हर जगह, मतलब आपको चाय की दुकान दिख रही है वहाँ पे भी अल्कोहल मिलता है, आपको जनरल शॉप है वहाँ पे भी अल्कोहल मिलता है, मतलब एवरी शॉप हैज़ अल्कोहल। और इसका रीज़न मुझे मुझे मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये तो मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि गरीब कंट्री है और वहाँ का जो मेन पैसा आ रहा है कंट्री को, वो ट्रैवल से ही आ रहा है। और अल्कोहल से ज़्यादा पैसे बन सकते हैं, कंट्री को ज़्यादा टैक्स से पैसे कमा सकता है, तो उसको उन्होंने बिल्कुल ही डेमोक्रेटिक कर रखा है कि कोई भी अल्कोहल बेच सकता है विदाउट एनी लाइसेंस, बस उसको टैक्स चाहिए। तो हर एक शॉप पे तुम्हें अल्कोहल मिलेगा, तुम किसी भी शॉप पे जाओगे वहाँ पे अल्कोहल मिलेगा। तो फैमिली के साथ थोड़ा सा अवॉइड नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन अच्छे हॉस्टल में, अच्छे होटल में रुकना, ताकि तुम लोग इस चीज़ से एक्सपोजर ना हो। लेकिन अगर बाहर निकलोगे तो तुम्हें हर दुकान में तुम्हें दिखेगा कि भाई अल्कोहल मिल ही रहा है, और हर जगह सीख कबाब ये वो मिल रहा है, तो हर जगह पे है भाई अल्कोहल, हर जगह पे है, मीट मछली वगैरह ये सब भी बहुत ज़्यादा है। तो हैव फन अगर तुम लोग प्लान कर रहे हो तो, कभी फ्यूचर में प्लान कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कब तुम लोग प्लान कर रहे हो। वैसे अच्छी जगह है, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल था तो मुझे तो मज़ा ही आया। लेट्स सी, मैं कंपेयर ज़्यादा तब कर पाऊंगा जब मैं अदर किसी और कंट्री में जाऊंगा, बट पहला कंट्री मेरा बहुत अच्छा था। ओके, बाय।